इधर 2 दिन होली के अवसर पे वीडियो मैंने जान के नहीं डाला है कि आप लोग होली का भी एंजॉय करिए और पुरानी वीडियो का भी आनंद लीजिए। और आज मैं फिर से उसी कड़ी को आगे बढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपकी परीक्षाएं भी नज़दीक है, तो मैं चाहता हूँ कि हफ्ते में कम से कम 2 या 3 वीडियो ज़रूर आएँ और जिसको आप जो है पढ़ें और उससे बेस्ड जो क्वेश्चन हैं उन्हें भी आप करें। और करने के बाद अगर कोई डाउट आता है तो वीडियो में आप जो हमारे कमेंट में उन चीज़ों को आप हमसे पूछ भी सकते हैं, नंबर भी हमारा आपके पास है। अब मैं जो रिजोनेंस पिछले लेक्चर में पढ़ा रहा था उसी कड़ी को आगे बढ़ा रहा हूँ कि रिजोनेंस में मैंने कुछ पॉइंट आपको बताए थे। उसमें एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट था कि अगर 2 मॉलिक्यूल आपके पास हैं और पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन जितनी दूर तक होगा, जितने दूर तक कार्बन पे होगा, उतना स्टेबिलिटी उसकी बढ़ेगी। यही बात लागू है चाहे वो पॉजिटिव चार्ज जितना दूर तक डीलोकलाइज हो, चाहे नेगेटिव चार्ज है वो जितना दूर तक डीलोकलाइज हो, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी उस आयन की होगी, चाहे वो कार्बोनियम आयन हो चाहे कार्बन आयन हो। मैं तुलनात्मक रूप से आपको बताना चाहता हूँ कि पहले जो मैंने आपको पढ़ाया एक लेक्चर में कि टर्शरी कार्बोनियम आयन सेकेंडरी से ज़्यादा स्टेबल है और मिथाइल सबसे कम है, और कार्बन आयन में जस्ट उसका अपोजिट है। ये दोनों एक्सप्लेनेशन जो हैं एक्चुअली फील्ड इफेक्ट पे हैं कि इलेक्ट्रॉन देने वाले लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लेने वाले लोग क्या करेंगे, राइट। और इससे आपके अंदर एक धारणा बन जाएगी कि कार्बोनियम आयन और कार्बन आयन के बीच जो स्टेबिलिटी का ट्रेंड है वो जस्ट अपोजिट है। लेकिन ये हर जगह नहीं, अगर कोई आपसे पूछे कि हर स्थान पर क्या ऐसा होता है, ऐसा हर स्थान पर नहीं होता। मैंने उस लेक्चर में भी आपको कहा है कि ये चीज़ जो है वो लिमिट में कर रहा हूँ केवल प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के लिए। अब बाकी के जो कार्बोनियम आयन हैं जिनकी मैंने चर्चा आपसे केवल की है कि एलाइलिक हैं, बेंजाइलिक हैं, या ट्राइफिनाइल मिथाइल हैं, या सब्स्टिट्यूटेड ट्राइफिनाइल मिथाइल हैं, इस तरह के कार्बोनियम आयन एज वेल एज कार्बन आयन दोनों की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हमको रिजोनेंस की आवश्यकता थी, जिसको हमने पिछले लेक्चर में आपको समझाने का प्रयास किया है और आशा है कि आप समझ गए होंगे। और उसी क्रम में उसी के आधार पे बाकी के जो कार्बोनियम आयन हैं या कार्बन आयन हैं उनकी स्टेबिलिटी की आज हम चर्चा करेंगे और उनकी तुलना, उनके ट्रेंड्स की तुलना भी करेंगे कि जिस तरह से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में अपोजिट ट्रेंड है, क्या वही ट्रेंड इनके साथ भी है। ये जो कार्बन आयन या कार्बोनियम आयन है जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन या चार्ज का डीलोकलाइजेशन होता है, क्या उनके साथ भी यही क्रम होगा या कुछ विपरीत होगा। और आज उसी को हम आपके साथ साझा कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आपको समझ में आएगा ही आएगा। ये आपका कार्बोनियम आयन है, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, CH2। एक्चुअली ये जो ग्रुप है ना, इसे हम एलाइल ग्रुप कहते हैं। यहाँ से अगर OH लगा है तो एलाइल अल्कोहल है, Br है तो एलाइल ब्रोमाइड है, क्लोरीन है तो एलाइल क्लोराइड है। इसी तरह से ये जो आपने प्लस चार्ज लगा दिया तब ये हो गया एलाइल कार्बोनियम आयन, एलाइल कार्बोनियम आयन। इसी तरह से ये जो ग्रुप है, बेंजीन के ऊपर CH2 ग्रुप अगर लगा हुआ है, ये इसको हम, ये ग्रुप को कहते हैं एलाइल, सॉरी इस ग्रुप को हम कहते हैं बेंजाइल। तो प्लस चार्ज लगा है तो बेंजाइल कार्बोनियम आयन है, OH लगा है उसके साथ तो बेंजाइल अल्कोहल है। सो दिस इज बेन ZYL है, ज्वाइल नहीं है। ज्वाइल कहते कुछ और बन जाएगा, बेंजॉइल नहीं, बेंजाइल कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन। अभी केवल हम इन दोनों की अगर तुलना करें तो दोनों में ही हमने जो पॉइंट आपको बताया है कि चार्ज का डीलोकलाइजेशन या पाई इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन जितनी दूर तक होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। हमने आपके साथ साझा किया है। आप देखिए ये जो एलाइल कार्बोनियम आयन है इसमें
जो डीलोकलाइजेशन है इसका अगर आप स्ट्रक्चर लिखें, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो आपको जो स्ट्रक्चर मिलेगा इसमें पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 कार्बन तक आपस में क्या कर रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है, या पॉजिटिव चार्ज जो है वो 3 कार्बन तक डीलोकलाइज हो रहा है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं। तो इट मीन्स कि जो पॉजिटिव चार्ज है या पाई इलेक्ट्रॉन है वो कितने कार्बन के बीच में है, 3 कार्बन के बीच में, 3 कार्बन के बीच में। और अगर आप बेंजाइल की बात करें तब कितने कार्बन में है, आप देख सकते हैं कि ये बेंजाइल है, इसको हमने बॉन्ड वाइज कर दिया है। ये जो आपका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये पॉजिटिव चार्ज काफ़ी दूर तक डिलोकलाइज होगा। तो एक तरह से इसमें आपको कुछ ज़्यादा दूर तक अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये आपका और इसी तरह से ये आगे भी बढ़ेगा। कहने का मतलब कि पाई इलेक्ट्रॉनों का या पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन मोर देन 3 कार्बन हो रहा दिखाई पड़ रहा है। रिंग में ही 6 कार्बन है, ऊपर भी 1 कार्बन है, तो इसकी तुलना में डीलोकलाइजेशन काफ़ी दूर तक हो रहा है। और हमने आपको बताया है कि डीलोकलाइजेशन जितनी दूर तक होगा स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। तो आप कह सकते हैं बड़े आसानी के साथ इस बेसिस पे कि अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, बेंजाइल कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी निश्चित रूप से एलाइल कार्बोनियम आयन से ज़्यादा होगी ही होगी। क्यों होगी? एक्सप्लेनेशन इज़ वेरी क्लियर कि यहाँ पे 3 कार्बन के बीच डीलोकलाइजेशन है, यहाँ पे मोर देन 3 कार्बन के बीच डीलोकलाइजेशन। इसी प्रकार से अगर आप इस बेंजाइल की तुलना कुछ और कार्बोनियम आयन से करना चाहें तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोनियम आयन। नाम लिखते समय आपको जो कॉमन नेम होते हैं वो पेरेंट नेम बने रहते हैं, इसका आप ध्यान रखिए कि जैसे कहीं पर भी, जैसे अगर आपको मान लीजिए CCl4 है जिसको हम कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं, कार्बन नेम में अगर आप इसका नाम चाहें कि कैसे हम जान पाएंगे IUPAC नेम में, तो पेरेंट नेम बना रहता है कि जैसे 4 कार्बन है तो इसको हम लोग मीथेन कहते हैं, और अगर हम इसको CCl4 कहें तो इसको हम कहेंगे टेट्राक्लोरोमीथेन। पेरेंट नाम बना रहता है। इसी तरह से ये हमारा मिथाइल कार्बोनियम आयन है। ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोनियम आयन किसको कहेंगे, कैसे आप लिखेंगे, क्योंकि आपको अगर ये फंडामेंटल लिखना नहीं आता है, लिखी हुई चीज़ को पढ़ना नहीं आता है, तब आप असहाय हैं। तो सबसे बड़ा तो यही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि नाम लेते ही स्ट्रक्चर ड्रा कर सके, स्ट्रक्चर लिखा है तो नाम जान सके, दोनों वाइस वर्सा है। तो ये मिथाइल कार्बोनियम आयन है। ट्राइफिनाइल मिथाइल कैसे लिखें, तो ठीक है, इन H को हमने फिनाइल ग्रुप से ट्रांसफ़र कर दिया है। आपको पता है C6H5 जो है इसके 2 नाम हैं, इसको हम मिथाइल भी कहते हैं, फिनाइल भी कहते हैं, इसको एराइल भी कहते हैं, कई नाम इसके हैं जो हमने आपको पहले भी बताया है। तो ये 1 मिथाइल हुआ, ये दूसरा कार्बन जो है ये इसको दूसरे मिथाइल को दूसरे हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से ये आपका तीसरा कर रहा है, तीसरा फिनाइल ग्रुप कर रहा है, और तब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसी नाम से हाइड्रोजन को हटा के हमने किया है, ये फिनाइल ग्रुप है तो नाम हो जाएगा ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोनियम आयन, अगर हम इसकी तुलना बेंजाइल से करें, है ना, बेंजाइल से अगर आप करना चाहें कि कैसे हम बेंजाइल से करें कि बेंजाइल ज़्यादा स्टेबल है या हमारा
ट्राईफिनाइल मिथाइल ज़्यादा स्टेबल है, तो आप बड़े आसानी से देख सकते हैं कि कितनी दूर तक किसमें डीलोकलाइजेशन हो रहा है। यहाँ पे डीलोकलाइजेशन आप देख रहे हैं कि एक बेंजीन रिंग के ऊपर हो रहा है, यहाँ पे 3 बेंजीन रिंग हैं। एक्चुअली अगर इनको हम इस नोटेशन घटा को बॉन्ड वाइज कर दें, सब बॉन्ड आप जानते हैं अल्टरनेट बॉन्ड लगे हुए हैं, तो कहने का मतलब है कि इसमें बहुत ज़्यादा डीलोकलाइजेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा दूर तक हो रहा है। तो हमने तो बताया बार बार कि जितनी दूर तक डीलोकलाइजेशन होगा, स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। तो निश्चित रूप से ट्राईफिनाइल मिथाइल कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी जो है वो बेंजाइल से ज़्यादा होगी। सो दिस इज़ द ट्रेंड कि अगर हम ट्रेंड की बात करें कि हमारे पास क्या होगा एलाइल का और बेंजाइल का, ट्राईफिनाइल मिथाइल का, तो हम समझ सकते हैं कि जो स्टेबिलिटी का ट्रेंड है वही है स्टेबिलिटी ट्रेंड। इस स्टेबिलिटी ट्रेंड को हम लोग स्टेबिलिटी ऑर्डर भी कहते हैं, स्टेबिलिटी ऑर्डर। हमने बताया ना कि ऑर्डर का जो सेंस है यहाँ पे क्रम के रूप में है, कौन पहले है कौन ज़्यादा है, उसको हम ऑर्डर कहते हैं। एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं, आप जानते हैं। एक तो ऑर्डर वही स्पेलिंग है, पानी लाओ, दाना लाओ, कुछ लाओ, तो वो भी ऑर्डर है, ये भी ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स क्रम। तो बहुत आसानी से आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि यहाँ पर डीलोकलाइजेशन कम दूर तक है, सबसे कम स्टेबल है, ये उससे ज़्यादा स्टेबल है, ये उससे ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ जो दूसरी बात मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि चाहे वो कार्बोनियम आयन हो और चाहे वो कार्बन आयन हो, इसके पहले आपने देखा था कि कार्बोनियम आयन और कार्बन आयन की स्टेबिलिटी का जो क्रम उल्टा है एकदम, लेकिन यहाँ नहीं। यहाँ आप देखें, चाहे वो आपका कार्बोनियम आयन हो या आपका कार्बन आयन हो, अगर आप यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कर दें, सब कुछ वही लिखा है, तो ये कार्बन आयन हो जाएगा। दिस इज़ द कार्बन आयन। नाम में केवल इतना परिवर्तन होगा कि जहाँ पे कार्बोनियम आयन है वहाँ कार्बन आयन हो जाएगा। अगेन डीलोकलाइजेशन पॉजिटिव चार्ज हो या निगेटिव चार्ज हो, जितनी दूर तक होगा स्टेबिलिटी उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। सो दैट इज़ द रीजन कि यहाँ भी स्टेबिलिटी का ऑर्डर यही है। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी के केस में तो कार्बोनियम आयन और कार्बन आयन के जो ऑर्डर है, जो क्रम है, वो उल्टा है वहाँ पे। यहाँ उल्टा नहीं है, यहाँ कार्बोनियम आयन में भी वही ट्रेंड है जो कार्बन आयन में ट्रेंड। अगर आप देखें इन दोनों को, ये आपका कार्बोनियम आयन है, दिस इज द एलाइल कार्बोनियम आयन, और इससे ज़्यादा बेंजाइल कार्बोनियम आयन है आपका, इससे ज़्यादा आपका ट्राईफिनाइल मिथाइल कार्बोनियम आयन है। यहाँ पे जो हमारे पास चाहे वो कार्बोनियम आयन हो चाहे कार्बन आयन हो, इस तरह में इनके ट्रेंड एक जैसे हैं। क्यों? क्योंकि इनका एक्सप्लेनेशन अलग ढंग से है। इनका एक्सप्लेनेशन रिजोनेंस बेस्ड है। पहले जो था वो फील्ड इफेक्ट था, इलेक्ट्रॉन देने वाले लेने वाले, यहाँ वो बात नहीं है। तो एक तो ये डिफरेंस आपको जानना था जो मैं बताना चाह रहा हूँ। दूसरा, जो मैंने पहले बताया था कि अगर कार्बोनियम आयन है जो इलेक्ट्रॉन का भूखा है, वो फैक्टर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर इसके साथ साथ भी अगर कोई लेने वाले ग्रुप लग गए हैं या देने वाले ग्रुप लग गए हैं तो उनसे भी असर पड़ेगा। कैसे पड़ेगा, मैं एक एग्जाम्पल से आपको साझा कर रहा हूँ। मान लीजिए कि आपके पास ट्राईफिनाइल मिथाइल कार्बोनियम आयन है, यहाँ पे ये ट्राईफिनाइल मिथाइल कार्बोनियम आयन है आपके पास, तो आप लोगों को भी मेरी राय है कि आप मेरे वीडियो को देखने के बाद सो के केवल देखिए मत, नहीं तो परीक्षा में जैसे ये रिंग बनाया जा रहा है
बड़ी प्रैक्टिस के बाद सब चीज़ आ जाती है, तो आपको एक दो बार अपने कॉपी पे लिखना भी होगा, तभी आप जान पाएंगे। सपोज आपके पास एक कार्बोनियम आयन ये है और दूसरा कार्बोनियम आयन आपके पास ये है, इसी से रिलेटिव है कि ये आपके पास यही है सब चीज़, ये भी ट्राइफिनाइल मिथाइल ही है, लेकिन इसमें हमने एक सब्स्टिट्यूएंट डाल दिया है, यहाँ पे हमने OH ग्रुप लगा दिया है। अब आप जानते हैं पहले से ही कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन का भूखा है, ये मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है, इसको इलेक्ट्रॉन देने वाले लोग स्टेबलाइज करेंगे, और अगर ये इलेक्ट्रॉन का खुद ही भूखा है, इलेक्ट्रॉन लेने वाले लोग अगर आ गए तो इसको डिस्टेबलाइज करेंगे। ये पहले हमने चर्चा की है आपके साथ। आपको ये भी पता है कि OH ग्रुप इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। OH ग्रुप, NH2 ग्रुप, ड्यू टू द लोन पेयर्स, ये लोग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं। चीज़ें एक के बाद एक आपको याद भी होती जा रही हैं, ऐसा नहीं कोई अलग से आपको रटना है। OH हमारा देने वाला ग्रुप है, NH2 देने वाला ग्रुप है, OR देने वाला ग्रुप, R माइल्ड देने वाला ग्रुप, बाकी सारे ग्रुप लेने वाले ग्रुप, तो धीरे धीरे करते करते याद भी हो जाता है। देने वाले ग्रुप निश्चित रूप से स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन की कमी को क्या करेंगे, वो दूर करेंगे, डिस्पर्सल करेंगे। तब OH एक स्ट्रांग देने वाला ग्रुप है, तो निश्चित रूप से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, अब ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह से अगर आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे कोई ग्रुप NO2 लग गया लेने वाला, तो फिर इससे भी कम हो जाएगा। तो यही आपको देखना है दोनों इफेक्ट को। एक तरफ रिजोनेंस का तो है ही है, उस इफेक्ट के साथ साथ अगर दोनों मॉलिक्यूल में कोई और इफेक्ट भी आने लग गए, फील्ड इफेक्ट भी आने लगा, तब आप डिसाइड कर देंगे कि कौन सा कार्बोनियम आयन हमारा ज़्यादा स्टेबल होगा और कौन कम होगा। और ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा उन रिएक्शंस में जहाँ पे कार्बोनियम आयन जनरेट हो रहा है। एग्जाम्पल के रूप में डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्किल हैलाइड, ये सारे रिएक्शंस, आगे भी तमाम रिएक्शंस आपको मिलेंगे जिनमें कार्बोनियम आयन प्लेज एज ए इंटरमीडिएट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो दैट इज़ रीजन कि आपको कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी का पूरा आपको ज्ञान होना चाहिए, उन्हें पहचानना आना चाहिए, उनके टाइप को पहचानना आना चाहिए, उनको लिखना आना चाहिए, और उनकी स्टेबिलिटी कैसे घटेगी, कैसे बढ़ेगी, कैसे घटे बढ़ेगी। मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया है कि इलेक्ट्रॉन की कमी तो है, डायरेक्ट उसको देने वाला है या दूर से देने वाला, ये सारी बात हमने पिछले वीडियो में आपको बताई है कि वो फैक्टर भी डिसाइड करेंगे कि कार्बोनियम आयन या कार्बन आयन कैसे उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी। सिमिलर थिंग यहाँ कार्बन आयन में कि अगर हम यहाँ कार्बन आयन कोई लगा दें और उसकी तुलना फिर दूसरे कार्बन आयन से करें, तो ये देने वाले ग्रुप उसकी स्टेबिलिटी को घटाएंगे उस समय, और लेने वाले ग्रुप क्या करेंगे, उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। तो एग्जाम्पल को आप ये सोचें कि 10 एग्जाम्पल 20 एग्जाम्पल को हम रटें, नो। अगर आपको फंडामेंटल ये कॉन्सेप्ट पता है तो एग्जाम्पल जितना चाहें उतना आप जनरेट करें। आप चाहें तो पूरी एक बुक इस स्टेबिलिटी के तरह तरह के कार्बोनियम आयन की एक बुक ही लिख सकते हैं, लेकिन दैट इज़ द यूजलेस। स्टूडेंट्स के लिए फंडामेंटल अगर उसके पास नॉलेज है तो निश्चित रूप से एग्जाम्पल्स, 2 एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल भी वही कुछ उसे समझाने के लिए पूरी तरह से सफिशिएंट है जो 500 एग्जाम्पल समझाने के लिए है। कॉन्सेप्ट एक ही है। तो नाउ नेक्स्ट, इस रिजोनेंस का कुछ और भी प्रभाव हम लोग देखेंगे, खास करके एसिड और बेस, बहुत सारे ऑर्गेनिक बेस, एसिड और बेस की हम लोग किसी वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन आज थोड़ी सी चर्चा हम लोग इस रिजोनेंस की आपके साथ साझा कर रहे हैं कुछ एग्जाम्पल से, जो आपके एग्जाम में आ सकता है। वो अमीन में भी आ सकता है, फिनॉल में भी आ सकता है, अल्कोहल में भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। आप उसको चूँकि फंडामेंटल आपको नज़र आ रहा, समझ में आ रहा, तो आपको थोड़ा आएगा। जैसे एक क्वेश्चन हम आपके साथ आज डिस्कस कर रहे हैं कि जितने भी आपके पास एरोमेटिक एमीन हैं, जैसे एनिलीन हमारे पास है, और हमारे पास कोई
अमोनिया मान लीजिए, और हम चाहते हैं ये दोनों ही बेस हैं, इनकी बेसिसिटी की हम तुलना करना चाहते हैं। बेसिसिटी का मतलब हमने आपको बताया है। बेसिसिटी का मतलब है, इंटरनेट पे आप जाएंगे तो आपको यही लैंग्वेज मिलेगी। बेसिसिटी मीन्स द स्ट्रेंथ ऑफ द बेस। एसिडिटी मतलब स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड। चूँकि रिजोनेंस आप पढ़ रहे हैं, लगे हाथ आपको समझ में आएगा कि बेस किसको कहते हैं। ये हमने कई बार चर्चा भी आपके साथ की है, किसी अलग के लेक्चर में हम पूरा डिटेल करेंगे भी बहुत सारे। बेस वो है जो इलेक्ट्रॉन रिच है, और एसिड वो है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। रिचनेस का मतलब है कि उसके अपनी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन उसके पास बचें जो दूसरों को शेयर कर सके, तभी वो रिच कहलाएगा। और ऐसे में वो इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा फ्री होगा, इलेक्ट्रॉन आपके पास कितना है, 1 फैक्टर। दूसरा फैक्टर है कि वो फ्री कितना है। आपसे हमने कहा कि भाई 100 रुपये हमें चाहिए, आपने कहा लीजिए, एक कंडीशन है। आपसे हमने कहा 100 रुपये हमको चाहिए कि सर हमारा पैसा तो राम कुमार जी के पास है, अब मैं देखता हूँ अगर वो दे देंगे तो मैं आपको दे दूँगा। तो दोनों में फ़र्क है। आपने तुरंत दे दिया, दैट इज़ गुड। आपने 500 मांगा, 500 दे दिया, कोई 100 रुपया दे रहा है, ये एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये भी है कि वो उसका पैसा कितना फ्री है देने के लिए। तो फ्रीनेस अगर आप देखें, उसमें रिजोनेंस का बड़ा रोल है कि रिजोनेंस तो वहीं होगा जहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा। इस NH3 में आप बॉन्डिंग जानते हैं, इसमें कोई पाई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है, देयर इज नो रिजोनेंस। इसका मतलब कि इसका जो लोन पेयर है अमोनिया में, इट इज़ टोटली फ्री। ये फ्री है ना, ये मोर फ्री है। इसका जो इलेक्ट्रॉन देखने में तो इतना बड़ा मॉलिक्यूल लग रहा है, लेकिन ये लाइबिलिटी इसके लिए है। ये इलेक्ट्रॉन इसका फ्री नहीं है, ये रिजोनेंस के कारण ये पार्टिसिपेट कर रहा है इसका लोन पेयर। इसका मतलब कि यहाँ पे फ्रीनेस कम है, यहाँ पे फ्रीनेस ज़्यादा है, और जो जितना ज़्यादा रिच होगा उतना बड़ा बेस है। तो आप ऑन द बेसिस ऑफ दिस कह सकते हैं कि अमोनिया इज़ ए बेटर बेस इन कंपैरिजन टू द एनिलीन, ये कह सकते हैं। इस रिजोनेंस का एग्जाम्पल है। दूसरे एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं, दिस इज द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी इसी रिजोनेंस के संदर्भ में कि हमारे पास जितने भी एमाइड हैं, ये आप जानते हैं CuNH2 को हम लोग एमाइड कहते हैं, और ये हमारा एनलीन है। फिर वही बात है कि रिचनेस कहाँ ज़्यादा है, कहाँ ज़्यादा फ्री है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें सारे एमीन आप देखेंगे कि ऑल एमीन्स आर मोर बेसिक इन कंपैरिजन टू द एमाइड्स। एमाइड्स आर वेरी वेरी वीक बेस, न्यूट्रल से जस्ट ऊपर। कारण उसका वही है कि यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं, ड्यू टू नो रिजोनेंस इट इज मोर फ्री, इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे लगता है, लेकिन ये फ्री नहीं है। अगर आप इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें तो आपको दिखाई देगा कि इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज हो रहा है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो एनलीन्स आर मोर बेसिक देन इन कंपैरिजन टू एमाइड। यही थ्योरेटिकल नॉलेज की ब्यूटी है आपके साथ। आप किसी लेमैन से अगर पूछें कि एमाइड एमीन में कौन ज़्यादा बेसिक होगा और उसको ये बता दें कि लिटमस जो जितना ज़्यादा नीला होगा लाल से उतना बड़ा बेस है, उसका आंसर बड़ा सिंपल, हिस्ट्री का आदमी है कि ठीक है मैं डुबो के देखता हूँ, जो ज़्यादा नीला होगा वो ज़्यादा बेसिक होगा। लेकिन आप बिना एक्सपेरिमेंट में गए थ्योरेटिकल नॉलेज के दम पे ये बताने में पूरी तरह सक्षम हैं कि कौन ज़्यादा बेसिक होगा और कौन ज़्यादा बेसिक नहीं होगा। इसी मैकेनिज्म के कारण
बहुत सारे रिएक्शन न करने के फ़ायदे क्या होंगे? फ़ायदे क्या, रिएक्शन करना कोई मुफ्त में थोड़ा हो रहा है। केमिकल खर्च होगा, लेबर खर्च होगा, पैसा खर्च होगा। और यहाँ इसीलिए आजकल आप देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मॉडलिंग की दुनिया में चर्चा चल रही है। आप नेट पे जाइए, देखिए, ये उसका सबसे बड़ा, लोग पूछते हैं मैकेनिज्म से क्या आएगा आपको? मैकेनिज्म से ये आएगा आपको कि बिना रिएक्शन में गए हम इन्हीं ज्ञान के आधार पर ये बताने में सक्षम हैं कि रिएक्शन होगा, नहीं होगा, प्रोडक्ट कम बनेगा, ज़्यादा बनेगा। ये सारी बातें हम इसी के द्वारा बता सकते हैं, इसीलिए इसकी इम्पोर्टेंस है। तो ये रिजोनेंस की बहुत सारी इम्पोर्टेंस है, वो धीरे धीरे हर चैप्टर में आपको मिलेगी। यहाँ मैं आपको चूँकि रिजोनेंस पढ़ा रहा हूँ, इसलिए कुछ एक मैं आपके साथ एग्जाम्पल्स को साझा कर रहा हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल और मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, हमारे बीएससी थर्ड ईयर के वो कोर्स में भी एक लड़का एक दिन पूछने आया था कि सर बताइए, पता है मुझे, मैं पहले पढ़ाता भी था उसमें, आजकल तो नहीं उस क्लास में हूँ, कि ये आपके पास पिरिडीन है, दिस इज कॉल्ड ए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। पिरिडीन है ना, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड उसको कहते हैं जिसमें साइकिल के अंदर, बाहर नहीं, अंदर कार्बन के अतिरिक्त अगर कोई एटम है तो ऐसी केमिस्ट्री को हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री, ऐसे कंपाउंड को हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। ये कंपाउंड बड़ा फेमस, इसका नाम है पिरिडीन। ये एग्जाम में आ सकता है, आता है कि पिरिडीन में, और दूसरा इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है इसका, दूसरा 5 मेंबर रिंग में, इसको हम लोग बोलते हैं पायरॉल। दिस इज नोन एज पायरॉल। दोनों ही बेस हैं, बोथ आर बेस, लेकिन एक्सपेरिमेंटली इट इज़ फाउंड दैट कि ये पिरिडीन हमारा मोर बेसिक है और पायरॉल हमारा कम बेसिक है। उसका कारण यही है कि इसमें जो लोन पेयर है ये बिना भाग लिए ही इसके एरोमेटिक कैरेक्टर को शो कर रहा है। इसमें ये, इसका लोन पेयर इसके एरोमेटिक कैरेक्टर में जा रहा, तभी 6 इलेक्ट्रॉन हो पा रहा है। और जब बेसिसिटी की तुलना इसकी और हम इसकी करने लगते हैं, इसी से मिलता जुलता, इसको हम पाइपरिडीन कहते हैं। पाइपरिडीन, पाइपेरिडीन। अब आपसे अगर कोई पूछे, अब तो आपको नॉलेज हो गई है कि ये पाइपरिडीन जो है ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है या हमारा पिरिडीन रिच है, कौन ज़्यादा आपको रिच दिखाई दे रहा है? इसमें क्या कोई रिजोनेंस होगा? नहीं होगा, क्योंकि रिजोनेंस के लिए पाई इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें तो होगा, ये यहाँ से यहाँ आएगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, दुनिया भर के इसमें रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे आपको। तो कौन ज़्यादा, इसमें भी मिलेंगे, लेकिन वो अलग फैक्टर हमने बताया। इसमें अगर हम तुलना करें तो इसमें तो कोई रिजोनेंस हो ही नहीं रहा है, तो कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है? पाइपरिडीन। सो दैट इज द रीजन, दिस इज द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। यही रिजोनेंस का कुछ एग्जाम्पल है। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में जो हमने एक पॉइंट आपको डिस्कस किया था कि अगर दो स्ट्रक्चर आपके पास मिलते हैं, दोनों का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक जैसा हो जाता है, इक्विवेलेंट हो जाता है, तो उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी मच और उसमें हम लोगों ने आपको डिस्कशन बताया है कि कार्बोक्सिलिक एसिड फेनॉल की तुलना में कैसे ज़्यादा स्टेबल है। उस कार्बोक्सिलिक एसिड में भी डिफरेंट अगर सब्स्टिट्यूएंट लगें तो क्या असर करेंगे, एसिडिटी और बेसिसिटी को कैसे वो करेंगे, चेंज कैसे करेंगे, ये हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले, सारे डिस्कशन के पहले हम लोग 2 इफ़ेक्ट पढ़ेंगे अगले वीडियोज़ में। एक तो इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे और दूसरा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ेंगे। जब इंडक्टिव और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ लेंगे
तब इस एसिड बेस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से, अभी तो हम समझ ही रहे हैं, और ज़्यादा एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आज इतना ही रहने देता हूँ। आप धीरे समझ गए होंगे कि रिजोनेंस का कैसे प्ले होगा, कहाँ रिजोनेंस होगा, कहाँ रिजोनेंस नहीं होगा, और उसके फैक्टर कहाँ से डिसाइड करेंगे। ये बातें आपको समझ में आई होंगी, और फिर हम लोग अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में देखेंगे। और आप इसमें एक काम ज़रूर करिएगा, आप हमारे छात्र हैं, कि आप पढ़ते समय सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने पे यह है कि बिना कुछ किसी के कहे आपको वो मैटर फिर से आपके पास आएगा और आपको देखने को मिलेगा। और आने वाले दिनों में मेरी कोशिश होगी कि बीएससी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, नीट एग्ज़ाम, IIT एग्ज़ाम, तो हम लोग नॉलेज को ऑर्गेनिक के फ़िलहाल पहले, बाद में फिर इनऑर्गेनिक फिजिकल भी देखेंगे, A to Z नॉलेज लेंगे। कुछ बचेगा ही नहीं नॉलेज के लिए आपके कोर्स का जो है, कुछ बचेगा मतलब नहीं कि दुनिया में कुछ बचेगा ही नहीं। फिर आप इतना इंटरेस्ट जग जाएगा कि आप अपने से भी बहुत कुछ पढ़ने लगेंगे। लेकिन उसके लिए आपको रेगुलर, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक वीडियो दूसरे से रिलेटेड है, आपको रेगुलर हमारे वीडियो को देखना चाहिए और उसे लाइक और सब्सक्राइब करना चाहिए। हम आपके हित में ही अपने को, मैंने सोचा है कि अपने समय को निकाल के मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैटर दे सकूँ आपको। थैंक यू वेरी मच।